हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए 500 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य, व्याकरण, पत्रकारिता, भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है, एनसीईआरटी और भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए बना दी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। पेपर के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो 25 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे, आज 26 क्वेश्चन है। तो समान ध्वनि लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। भाई, समान तो ध्वनि होती है लेकिन उनके अर्थ क्या है, भिन्न होते हैं। ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी या श्रुति सम भिन्नार्थ। ठीक है भाई। तो भाई, जो शब्द ध्वनि उच्चारण में समान हो लेकिन अर्थ अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? हम श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जैसे भाई, और और ये और होता है दिशा, और ये और होता है समुच्चय, या भी और भी बोल देते हैं इसको। और जैसे दिन, दिन हो गया और दिन। ठीक है, दिन तो डे, दिन हो गया वो, और दिन क्या हो गया, गरीब। ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची में कई शब्द एक अर्थ देते हैं। ठीक है, विलोम शब्द में अर्थ विपरीत होता है। अनेकार्थी शब्द में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? जो संधि है इसे कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो संधि के भाई 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दो शब्द मिलते हैं तो उच्चारण सुविधा के लिए परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि में भी स्वर आपस में मिलते हैं। व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में भी व्यंजन क्या है, आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो व्यंजन संधि होती है। स्वर में भी ऐसा ही होता है। और विसर्ग संधि में जब विसर्ग के साथ व्यंजन और स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र कौन सा समास है? ठीक है, राजपुत्र कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद या बहुव्रीहि? तो राजपुत्र भाई तत्पुरुष समास रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, राजपुत्र का विग्रह क्या रहेगा? राजा का पुत्र। क्या है? राजा का पुत्र। ठीक है, और का है तो इसलिए यहाँ पर संबंध छिपा हुआ है, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अविकारी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन देखते हैं। अविकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है ये अविकारी शब्द रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये तो क्या होते हैं? विकारी शब्द होता है। ठीक है, विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं इनमें लिंग, वचन, पुरुष या कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण धीरे, जल्दी, बहुत कम, आजकल, यहाँ आदि, इनमें क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये अविकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पद परिचय में क्या बताया जाता है? जो पद परिचय इसमें क्या बताया जाता है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो शब्द का अर्थ बताया जाता है, शब्द का प्रकार बताया जाता है, वाक्य बताया जाता है, भाव बताया जाता है। तो पद प्रकार इसमें बताया जाता है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्या भाई, पद परिचय में वाक्य में आए शब्द का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, यानी शब्द किस प्रकार का है। ठीक है, क्या है? शब्द किस प्रकार का है ये बताया जाता है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अवयव है, यानी उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरस्कार आदि
क्या है, ये क्या है, इसमें पद परिचय में बताया जाता है, यानी शब्द का प्रकार बताया जाता है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। चंद्र सा सुंदर, मुख चंद्र सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, यमक है, श्लेष है? तो भाई मुख चंद्र सा सुंदर, तो सा आ गया। तो भाई मुख की तुलना क्या है, चंद्र से की गई है, तो उपमा अलंकार इसमें होगा। और उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? जहां किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना, ठीक है, जैसा सा या समान जैसे शब्दों से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर यहाँ पे ये होता मुख चंद्र है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता? यहाँ पर रूपक अलंकार होता भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव को सजीव रूप देना कहलाता है। ठीक है, निर्जीव को सजीव रूप देना कहलाता, तो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है, उत्प्रेक्षा कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है, श्लेष कहलाता है? तो भाई जब निर्जीव वस्तुओं को, ठीक है, जो जब निर्जीव वस्तु प्रकृति या अमूर्त भाव को मानव गुण, मानव क्रिया या मानव भाव देकर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हवा गा रही है, ठीक है, जैसे हवा गा रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिश्री अलंकार कहाँ पे होते हैं? जहां पर बड़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा कहते हैं जहां संभावना कल्पना दर्शाई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा होती है। श्लेष में जो शब्द होता है उसका चमत्कार, शब्द चमत्कार होता है श्लेष में। चमत्कार पर आधारित अलंकार है, शब्द के चमत्कार पर आधारित अलंकार कौन सा रहेगा? तो अर्थालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार या रसालंकार? अलंकार रहेगा, शब्दालंकार रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और अलंकार के दो प्रमुख वर्ग होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं? अर्थालंकार और शब्दालंकार, ठीक है। शब्दालंकार किसको कहते हैं? जहाँ कविता का सौंदर्य मुख्यतः शब्दों की ध्वनि, पुनरावृत्ति, तुक, अनुप्रास, यमक आदि से पैदा हो, वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द का सीधा अर्थ बताने वाली शक्ति है। तो शब्द का व्यंजना है, अभिधा है या प्रतीक है? तो शब्द का सीधा अर्थ बताने वाली शक्ति कौन सी रहेगी? अभिधा शक्ति रहेगी, ठीक है। शब्द शक्ति के तीन रूप होते हैं। जो शब्द शक्ति है इसके कितने रूप होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अभिधा शक्ति वह शक्ति है जो शब्द का सीधा मुख्य शब्दकोशीय अर्थ बताती है, ठीक है, उसको अभिधा कहते हैं। जैसे गाय शब्द का सीधा अर्थ है गाय ही, ठीक है, ये पता चल गया आपको। आगे है, जब सीधा अर्थ संदर्भ में उपयुक्त न हो और संबंधित अर्थ लेना पड़े, वहां पर लक्षण शब्द शक्ति होती है। जैसा जैसे गंगा पर घर, ठीक है, जैसे गंगा पर घर भाई, ठीक है। और व्यंजना, जब शब्द से गूढ़ संकेतित, ठीक है, जब शब्द से गूढ़ संकेतित अर्थ निकलता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा मुहावरा है। आंखों का तारा शत्रु, प्रिय व्यक्ति, शिक्षक या मित्र? तो भाई आंखों का तारा प्रिय व्यक्ति, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। काफी प्रचलित मुहावरा है ये भाई, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है अपना। संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद में है? संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद में है? 343 में, 351 में, 370 में या 19 में? तो संविधान में हिंदी भाई 343 अनुच्छेद में है भी, ये आपको ध्यान रखना है। ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख राजभाषा के संदर्भ में, किसमें? राजभाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 343 में किया गया है। यह अनुच्छेद जो 343 अनुच्छेद है, यह कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है, लिपि देवनागरी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय यानी भारतीय अंक
के संदर्भ में भी चर्चा मिलती है। और जो अनुच्छेद 351 है, इसमें हिंदी के विकास प्रसार के निर्देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। और जिस बच्चे ने अगर अनुच्छेद को अच्छी प्रकार पढ़ना है मेरे नोट्स के जरिए, तो आपको मेरे चैनल पर अनुच्छेद वाली क्लास मिल जाएगी। मैंने सभी अनुच्छेद अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं जो आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को किस रूप में अपनाया गया है? तो हिंदी को किस रूप में अपनाया गया है भाई? राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या? तो भाई हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ईमेल लेखन में सबसे आवश्यक है, तो ईमेल लेखन में सबसे आवश्यक क्या है? कविता है, विषय पंक्ति है, अलंकार है या मुहावरे है? तो ईमेल लेखन में सबसे आवश्यक है विषय पंक्ति। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्यों है भैया? क्योंकि ये जो पंक्ति है, यह जो मेल है यानी ईमेल है, इसका उद्देश्य तुरंत स्पष्ट करती है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या मनोरंजन है, सूचना है, प्रचार है या आलोचना है? तो भाई प्रचार है विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। लघु कथा की विशेषता है, जो लघु कथा है इसकी विशेषता क्या है? विस्तार है, संक्षिप्तता है, वर्णन है या इतिहास है? तो लघु कथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता संक्षिप्तता रहेगी। ठीक है, अपना बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कम से कम शब्दों में एक प्रभावी कथ्य, स्थिति या संदेश प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, लघु कथा में जो अनावश्यक विवरण है, लंबा वर्णन है और अधिक पात्र नहीं होते, कथानक सीधा और तीखा होता है। ठीक है, इसलिए अंत अक्सर चौंकाने वाला, व्यंग्यात्मक या विचारोत्तेजक हो सकता है, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो विस्तार है ये क्या है? उपन्यास की पहचान होता है। किसकी? उपन्यास की पहचान होता है। ठीक है, इतिहास या वर्णन, ये लघु कथा, जो लघु कथा होती है, इनका मूल लक्ष्य नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, अपठित में मुख्य रूप से क्या परखा जाता है? तो क्या स्मरण शक्ति, लेखन, समझ या व्याकरण? तो अपठित गद्यांश से मुख्य रूप से समझ क्या है? परखी जाती है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है भाई? लेखन क्षमता, स्मरण शक्ति, समझ और विश्लेषण या कविता का ज्ञान? अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य भाई समझ और विश्लेषण होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, अपठित पद्यांश में किसकी जांच होती है? तो किसकी होती है अपठित पद्यांश में? व्याकरण की, भावबोध की, इतिहास की या अलंकार ज्ञान की? तो अपठित पद्यांश में भावबोध की जांच होती है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं या 6 होते हैं? तो भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा भी। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जो राम शब्द है किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है? तो भाई जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, राम किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, देश, पर्वत, नदी आदि की विशेष पहचान बताती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, ठीक है, सीता, भारत, राम, हिमालय, गंगा आदि भी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय। तो वे भाई सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर लड़का में सुंदर क्या है? तो क्या है भाई सुंदर? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो भाई ये विशेषण रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य के होने या करने को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या अव्यय। तो कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द कौन सा नहीं है? विकारी शब्द कौन सा नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो जो अव्यय है ये विकारी शब्द नहीं है भाई। ठीक है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। और विकारी शब्द कहते किसको? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष या कारक के अनुसार रूप परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कौन सा है? तो संज्ञा, क्रिया, संबंध बोधक या विशेषण। जो संबंध बोधक है ये विकारी अविकारी शब्द है भाई। ठीक है, क्या है? अविकारी शब्द है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, मैं पर से क्या कहलाते हैं? मैं पर से क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो मैं पर से शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि वे संज्ञा, सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, जैसे कक्षा में, ठीक है, मेज पर और कलम से लिखा। ये क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो स्वर संधि के भाई 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देव प्लस में आलय, देवालय कौन सी संधि है? ठीक है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है या यण है। तो देव प्लस में आलय स्वर संधि रहेगी। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, दुख प्लस में हर, दुख हर कौन सी संधि है? तो भाई स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या यण है। तो दुख प्लस में हर, तो इसमें व्यंजन संधि का संयोग है, इसलिए ये व्यंजन संधि है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्या है? व्यंजन संधि रहेगी इसमें। बी आंसर सही है। राजा का पुत्र का समस्त पद क्या कहलाता है? राजपुत्र, पुत्र राज, राजकुमार या पुत्र राजा। तो राजपुत्र कहलाता है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नीलकंठ कौन सा समास है? जो नीलकंठ है ये कौन सा समास है? द्वंद है, तत्पुरुष है, बहुवीर्य है, अव्ययभाव है। तो नीलकंठ भाई बहुवीर्य समास रहेगा। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो। ठीक है, जिसका कंठ नीला हो यानी शिव, तो इसको बहुवीर्य समास हम कहेंगे। आगे देख लेते हैं। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद है, तत्पुरुष है, बहुवीर्य है, कर्मधारय। तो माता पिता में भाई द्वंद समास रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिन का विलोम शब्द क्या है? रात, प्रकाश, समय, अंधकार। तो दिन का विलोम शब्द रात रहेगा। ये आंसर सही है अपना। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची शब्द अग्नि, वायु, नीर या आकाश। तो नीर
ये क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द रहेगा। और पर्यायवाची शब्द कहते किसको है, ठीक है, पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान हो और जो शब्द है वो क्या है, अलग हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वह कहलाता है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी या समानार्थी, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वो क्या है, क्या कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द कहलाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, समान उच्चारण लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समान उच्चारण लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनेकार्थ शब्द, पर्यायवाची, श्रुतिसम भिन्नार्थक या विलोम शब्द, तो वे श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जब एक ही क्वेश्चन है, जहां एक ही शब्द बार बार अर्थ बदल कर आए वहां कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास, यमक, सलेस या उपमा, तो वहां कार रहेगा बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। क्या है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमल सामुख में अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार रहेगा, कमल सामुख, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या भी अतिशोक्ति, तो कमल सामुख में क्या है, उपमा अलंकार रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, जहां अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहां अलंकार है, कौन सा है, मानवीकरण, उपमा, अतिशोक्ति या सलेस, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार रहता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हवा बातें करने लगी में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है भाई, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा, तो इसमें मानवीकरण अलंकार रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति होती है, तो व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या प्रतीक, तो भाई व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें। और भाई पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।